फटाफट खबरों के बाद आपके शो का वक्त हो गया है। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल, आपके टाइम पब्लिक इंटरेस्ट में हाजिर हूं। कनाडा एपिसोड के बाद अब जांच एजेंसियों के रडार पर वहां के गैंगस्टर और उनके गुर्गे हैं। जैसे कश्मीर में आतंकवादियों के मददगारों पर एक्शन होता है, वैसा ही आज 5 राज्यों में हुआ गैंगस्टर और खालिस्तान का कनेक्शन बेनकाब करने के लिए। देश टैक्स के पैसों से चलता है, हम और आप टैक्स चुकाते हैं, लेकिन अगर कोई सरकार को 55,000 करोड़ रुपए के टैक्स की चप्त लगा दे तो ऐसा हुआ कैसे, किसने किया, कब किया और आगे होगा क्या, ये आपको बताना है आज। मणिपुर में हालात एक बार फिर खराब हो रहे हैं। 24 घंटे पहले सरकार ने इंटरनेट सेवा बहाल की थी, इसके बाद पुराने वीडियो फिर से फैले और हिंसा भी हुई। सरकार ने इंटरनेट दोबारा बंद कर दिया। सुलगते मणिपुर की ग्राउंड रियलिटी दिखानी है। बी पॉजिटिव में उस टीम और खिलाड़ियों की बात जिसने एशियाई खेलों में दे धनाधन कई रिकॉर्ड बना दिए और कई रिकॉर्ड तोड़ भी दिए। रिकॉर्ड तो आज रेड यानी छापेमारी का भी बना। आपको याद है ना, सोमवार को पब्लिक इंटरेस्ट में इसी वक्त हमने आपको खालिस्तान, गैंगस्टर और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के सिंडिकेट के बारे में बताया था। ऑपरेशन प्रोडक्शन मनी के जरिए सबसे पहले इस गठजोड़ को आपके सामने एक्सपोज हम ही ने किया था। यह भी बताया था कि कैसे कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी आईएसआई के इशारे पर काम करते हैं, गैंगस्टर्स के जरिए वसूली का धंधा कैसे चलता है, एक्सटॉर्शन के पीछे कौन कौन से गैंग एक्टिव हैं और कैसे उन्हें टूल किट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आज वो बात सच साबित हुई। हमारी रिपोर्ट का ये असर हुआ कि अब एनआईए ने खालिस्तान और गैंगस्टर्स को जोड़ने वाली कड़ियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। छापेमारी का दौर अब शुरू हो गया है। Last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. यानी भारत सरकार कह रही है कि कनाडा का अपना रिकॉर्ड खराब है। पिछले 24 घंटे में जयशंकर ने 2 बार ये बात साफ कर दी। पहले संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में और फिर काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के मंच से। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो या फिर अलगाववाद को हवा देने वाले एलिमेंट्स भारत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। We have given them a lot of information about organized crime leadership which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. Diplomats are threatened. Our consulates have been attacked. विदेश मंत्री जयशंकर का ये बयान अमेरिका में जैसे ही सर्कुलेट हुआ, उसके कुछ ही देर बाद हिंदुस्तान में एनआईए की खालिस्तान और गैंगस्टर वाले नेक्सस पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई। पंजाब में फिरोजपुर, फरीदकोट समेत 30 जगहों पर बड़े छापे पड़े। राजस्थान में 13, हरियाणा में 4, उत्तराखंड में भी 2 जगह एनआईए ने दबिश दी। रेड्स के दौरान एनआईए ने गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला के पंजाब और दूसरे राज्यों में नेटवर्क को खंगाला। डल्ला के करीबी हैरी मॉड, गुरप्रीत सिंह गुरी और गुरमेल सिंह के ठिकानों पर छापेमारी हुई। फिरोजपुर में जोन्स उर्फ जोरा को अरेस्ट किया। आरोप है कि यह पंजाब में हथियार मंगवा रहा था। अर्श डल्ला का ओवरग्राउंड वर्कर था। जो कनाडा में बैठे उग्रवादियों की बात है, उन लोगों के जो भी कॉन्टैक्ट हैं यहाँ पर, खास तौर से पंजाब में और दूसरे किसी राज्य में, उनको कॉन्टैक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करना, वो क्या करते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट, उनके पूरे जो उनका व्यवहार है वो,
और दूसरा उसके एक्टिविटीज़ के बारे में, उन लोगों की एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और जहाँ तक लगता है कि कोई एविडेंस इनके खिलाफ, उन पर्सन्स के खिलाफ एविडेंस आती है, तो उनके यहाँ पर छापेमारी करके उनको पकड़ते हैं। और ये मकसद ये होता है NIA का कि क्यों उनको पकड़ते हैं, कि उनसे ज़्यादा और जानकारी मिले। इससे पहले NIA ने ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में मौजूद 19 खालिस्तानी आतंकवादियों की लिस्ट निकाली, उनके खिलाफ एक्शन शुरू किया। आपको याद होगा, पंजाब पुलिस ने भी गोल्डी बराड़ के साथियों को पकड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया था। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कहावत कनाडा पर फिट बैठती है, क्योंकि भारत की लाइन बिल्कुल क्लियर है। देश विरोधी तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा, एक्शन ऐसे ही होंगे। मुंह में राम राम, बगल में छुरी अब नहीं चलेगी। यानी एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई और दूसरी तरफ आतंकवादियों को शह देना। मगर वो कहते हैं ना कि कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ लोगों को बात समझ नहीं आती। कनाडा भी नहीं समझ रहा, और इसका अंदाजा उन वीडियो से लगता है जो खालिस्तानी रेफरेंडम के नाम पर देश को बांटने की साजिश करने वाले वो वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं। सवाल सीधा है, जस्टिन ट्रूडो को ये सब क्यों नहीं दिखता? अगर दिखता है तो क्या जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है इनको? तथाकथित खालिस्तान के नाम पर कथित जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम का डब्बा, मुट्ठी भर लोग, पर्ची डाली जा रही है। किस हैसियत से, किस आधार पर, ये साफ नहीं। भारत और कनाडा के तल्ख होते रिश्तों के बीच खालिस्तान सपोर्टर्स नाम के हैंडल से ये वीडियो सर्कुलेट किया गया। वीडियो कहां बना, कब बना, ये नहीं बताया गया, पर उसे अपलोड 26 सितंबर को किया गया। पर जो लोग इस वीडियो में दिखलाई दे रहे हैं, उनका खाका ज्यादा दिलचस्प है और जानना भी जरूरी है। वीडियो में रेफरेंडम की पर्ची भरने वाली ये वृद्ध महिला उस तलविंदर सिंह परमार की मां बताई जा रही है, जिसने 38 साल पहले एयर इंडिया के कनिष्क जहाज को बम से उड़ाने की जिम्मेदारी ली थी। परमार की मां के साथ जो शख्स हैं, वह खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं। ये रेफरेंडम शिगुफा है, क्योंकि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं और ना ही अब तक कुछ हुआ है। पर कनाडा के भीतर अगर ये हो रहा है, तो ऐसे में रिश्ते ठीक कैसे हो सकते हैं? At the same time, as we put great emphasis on the importance of equality, we also have to uphold the values of free and democratic societies. We cannot bend the rules of state-to-state relations for political expediency, because we've seen and continue to see the extent to which democracies are under threat through various means of foreign interference. But the truth is, if we don't adhere to the rules that we've agreed to, the very fabric of our open and of our free societies may start to tear. कनाडा अपनी जमीन पर विदेशी दखल का दावा करता है, लेकिन खालिस्तानी कहां हैं कनाडा में? गैंगस्टर कहां छिपे हैं कनाडा में? डिप्लोमेट्स को धमकियां कहां दी गई कनाडा में? और गुरपतवंत सिंह पन्नू के देश विरोधी एजेंडे को हवा कहां से मिलती है, ये भी बताने की जरूरत नहीं। वैसे जिस वक्त कनाडा के एम्बेसडर फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात कर रहे थे, उसी दौरान गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक ऑडियो सर्कुलेट हुआ। इस बार अगले महीने देश में होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर अनाप शनाप बातें की। जवाब फौरन मिला। कनाडा में हिंदू फोरम ने पन्नू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने जोर देकर कहा है कि पन्नू की कनाडा में एंट्री पर बैन लगे। यही बात तो भारत सरकार भी लगातार कह रही है। पन्नू जैसे आतंकवादियों पर कनाडा सख्ती करे, वोट बैंक की सियासत ना हो। जब से जस्टिन ट्रूडो आए हैं, तब से रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी आज पावर में इसलिए है कि उनको खालिस्तानी पार्टी का सपोर्ट है। जिसकी पार्टी कमजोर हो और उसको अपनी पार्टी को पावर में लाने के लिए सपोर्ट लेना पड़े खालिस्तानी पार्टी का, वो क्या करेगा? अच्छा, इन आतंकवादियों को दिक्कत क्या है? भारत में वर्ल्ड कप होने से, भारत को दुनिया के बढ़ते रुतबे से, भारत के बढ़ते नाम से, दुनिया में ताकतवर इकोनॉमी के साथ
अपनी शर्तों पर बात करने से क्यों दिक्कत है? क्यों कनाडा की जिस तरह से भारत डील कर रहा है, कनाडा जैसे भारत को डील कर रहा है, जैसे पोस्चरिंग की जा रही है, आम तौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो अब पन्नू का क्या होगा? क्या ऐसे आतंकवादी खेल या व्यापार में रंग में भंग डालने की साजिशें रचते रहेंगे? कनाडा में चल रही देश विरोधी गतिविधियों को पूरी तरह एक्सपोज करना चाहिए। वैसे इंटरनेशनल बेइज्जती तो कनाडा की एक और मामले में भी हो रही है। कल पब्लिक इंटरेस्ट में दिखाया था ना आपको हमने यारोस्लाव हुंका के बारे में, कनाडा की सांसद में कैसे एक नाजी सैनिक पहुंचा था। यारोस्लाव के लिए सभी ने तालियां बजाई, शानदार इस्तेकबाल हुआ। अब इस खबर का अपडेट सुन लीजिए। कनाडा की संसद ने जिस स्पीकर साहब उनको लेकर आए थे, नाजी सैनिक को, उनका वेलकम करवाया था, जिन्हें वॉर हीरो बताया था, कनाडा और यूक्रेन का सच्चा सिपाही कह दिया था, उन्हीं स्पीकर एंथोनी रोटार को मुल्क की फजीहत करवाने के लिए अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। The work of this House is above any of us. Therefore, I must step down as your Speaker. I reiterate my profound regret for my error in recognizing an individual in the House during the joint address to Parliament of President Zelensky. बात निकली तो दूर तक गई। स्पीकर के इस्तीफे पर खत्म नहीं हुई। कनाडा के इंटरनेशनल सेल्फ गोल के बाद पोलैंड एक्टिव हुआ, वो मुल्क जिसमें मौजूद यहूदियों पर हिटलर ने काफी जुल्म किए थे। पोलैंड ने 98 साल के यारोस्लाव हुंका के कनाडा से प्रत्यर्पण की मांग कर दी। वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ने कनाडा के नाम पर लेटर जारी कर दिया और कहा, मंत्री प्रेजेमिसॉव ज़ारनेक ने लिखा, कनाडा संसद में एक निंदनीय घटना देखी गई। इसमें आपराधिक नाजी एसएस गैलिजियन के एक सदस्य को राष्ट्रपति जेलेंस्की की उपस्थिति में सम्मान दिया गया। मैंने इस व्यक्ति के पोलैंड में संभावित प्रत्यर्पण की दिशा में कदम उठाए हैं। कनाडा में नाजी सैनिक को सम्मान देने का मुद्दा पोलैंड के जख्मों को कुरेदने जैसा है, क्योंकि इसी पोलैंड ने ऑश्विट्ज़ यातना शिविर यानी कंसंट्रेशन कैंप में हिटलर के कहने पर यहूदियों को मौत के घाट उतारा जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड में मौजूद इस यातना शिविर में धर्म, नस्ल, विचारधारा या शारीरिक कमजोरी के नाम पर यहूदियों को नाजियों के गैस चैम्बर में भेजा जाता था। कैंप में 4 क्रेमेटोरियम थे जो हर दिन 4700 लाशों को जला सकते थे। जो गैस चैम्बर से बच जाता था उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाती। कैंप ऐसी जगह था और इस तरह से बनाया गया था कि वहां से भाग पाना नामुमकिन था। बूढ़े और बीमार लोगों की गैस चैम्बर में मौत तय थी। सोवियत संघ की सेना ने कैंप से लोगों को आजाद कराया, लेकिन तब तक 11 लाख लोग मारे जा चुके थे। यही वजह है कि अब भी नाजी सैनिकों के नाम पर पोलैंड के जख्म हरे हो जाते हैं। सवाल ये भी है, जैसे खालिस्तानियों को कनाडा में फ्री स्पीच के नाम पर आश्रय दिया है, अब हुंका की पहचान उजागर होने के बाद भी यही राग अलापेगा। चलिए थोड़ी देर के लिए पोलैंड का मसला साइड पे रख देते हैं, मगर जिस नाजी सैनिक को कनाडा की संसद में वॉर हीरो की तरह पेश किया, उसके बारे में वहां की जांच एजेंसियों ने कुछ इनपुट तो लिया होगा। यारोस्लाव का बैकग्राउंड चेक किया होगा, क्योंकि तब प्रेसिडेंट जेलेंस्की खुद संसद में मौजूद थे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों के बारे में हमें सोचना होगा, क्योंकि कनाडा ने इंटेलिजेंस के हवाले से ही हरदीप सिंह निज्जर मर्डर केस में उंगली उठाई है भारत पर। ट्रूडो साहब, हम केवल इतना कह रहे हैं, पहले अपना घर ठीक कर लीजिए, सेट कर लीजिए, बाकी सब बातें, कूटनीति की बातें फुर्सत में होती रहेंगी। चलिए, कनाडा का हिसाब तो हो ही रहा है, अब टैक्स की बड़ी चोरी का बही खाता खोलते हैं। हमारे देश में 6% लोग टैक्स देते हैं, लेकिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी तो हर कोई दे रहा है। आपकी रसोई का सामान हो, कपड़े लत्ते हो, गलती से भी अगर किसी ने टैक्स नहीं चुकाया तो आम आदमी को 10-20 रुपए के लिए भी नोटिस आ जाता है टैक्स के बारे में। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की टैक्स चोरी का तब पता चले या वो टैक्स चोरी तब पकड़ी जाए जब टैक्स की देनदारी 55,000 करोड़ पार कर जाए, वो भी आज के डिजिटल जमाने में।
ऑनलाइन कंपनियों ने देश को कितना चूना लगाया? देश के खजाने में सेंध किसकी गलती से लगी? ऐसा कैसे होने दिया गया? सवाल पहाड़ की तरह सामने है। आखिर मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट का है। पर पहले बात ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 की, जिसका जलवा हाल तक धूमधाम से कायम था, क्योंकि उसका नाम दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट जर्सी पर छपा हुआ है। तारीख 23 सितंबर, जगह बनारस, उत्तर प्रदेश। दिन शनिवार का और तारीख 23 सितंबर। इसी रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आए थे। इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास किया था। उसी रोज मंच पर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पीएम को टीम इंडिया की टी शर्ट गिफ्ट की थी। टी शर्ट में एक तरफ लिखा था नमो नंबर 1। यहाँ तक सब ठीक। अब टी शर्ट की फ्रंट साइड आइए, जिस पर लिखा हुआ था ड्रीम 11। यही कंपनी टीम इंडिया को स्पॉन्सर कर रही है। ड्रीम 11 कंपनी पर देश के खजाने से हजारों करोड़ रुपए का टैक्स ढकारने के संगीन इल्जाम लगे हैं। देश को ऑनलाइन चपत कैसे लगी? इल्जाम नंबर 1, ड्रीम 11 जैसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने 55,000 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी किया। देश को ऑनलाइन चपत कैसे लगी? इल्जाम नंबर 2, 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है टैक्स की चोरी। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशक ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग फर्म से 12 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। कंपनियों से 55,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का लेखा जोखा पूछा गया है। लेकिन कोई पूछे इतनी देरी क्यों लग गई जीएसटी डिपार्टमेंट को इतनी मोटी टैक्स चोरी पकड़ने में? अब नींद टूटी तो जीएसटी विभाग ने फंतासी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 को 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का नोटिस जारी किया। हेड डिजिटल वर्क्स के साथ साथ प्ले गेम्स 24/7 और उससे जुड़ी फर्म्स को पूर्व कारण बताओ नोटिस भेजे गए। प्ले गेम्स 24/7 और उससे जुड़ी कंपनियों, जिनमें रमी सर्कल और माय 11 सर्कल शामिल हैं, इन्हें 20,000 करोड़ रुपए के जीएसटी बकाया का नोटिस भेजा गया है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 के खिलाफ एक्शन हुआ तो उसने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। कंपनी ने टैक्स विभाग के खिलाफ रिट पिटीशन फाइल की है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के रडार पर और भी कई ऐसी कंपनियां हैं। डिपार्टमेंट को यह भी शक है कि टैक्स चोरी की रकम 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। अब सवाल ये कि क्या कड़े नियम सिर्फ आम आदमी के लिए ही हैं? सवाल ये भी कि आखिर पहले सरकार को इस गड़बड़ झाले का इल्म क्यों नहीं हुआ? क्यों सिस्टम सोता रहा? और किसकी गलती से 55,000 करोड़ का जीएसटी चोरी हो गया? ड्रीम 11 के बारे में आप तो सब कुछ जान ही गए होंगे आप। ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप है। देश के कई युवा इस पर गेम भी खेलते हैं। अच्छा, इस कंपनी का कद बढ़ा कैसे और कैसे ये कंपनी सुर्खियों में आई? ड्रीम 11 ने जून 2023 में टीम इंडिया की जर्सी को स्पॉन्सर किया था। तब बीसीसीआई ने 358 करोड़ रुपए में ड्रीम 11 को स्पॉन्सरशिप दी थी। ड्रीम 11 को पूर्व व्यापी टैक्स लगा। पूर्व व्यापी टैक्स क्या होता है, अब आपको ये भी समझना होगा। मान लीजिए कोई कंपनी अगर किसी कंपनी को टेक ओवर करती है, एक कंपनी दूसरी को, और पुरानी कंपनी पर बकाया टैक्स है, इसे ही रेट्रोस्पेक्टिव यानी पूर्व व्यापी टैक्स कहते हैं। टैक्स न भरने पर सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 122 और 131 के तहत कार्रवाई हो सकती है। धारा 132 और 138 में इल्जाम साबित होने पर कंपनी का लाइसेंस रद्द हो सकता है, मालिक को जेल भी हो सकती है। अब सरकार से टैक्स वसूलने में कहां चूक हुई? क्योंकि भाई इतना टैक्स था, लिया क्यों नहीं? ड्रीम 11 से गलती कहां हुई? रेगुलेशंस को फॉलो करने के बाद भी अगर आप काम कर रहे हो, उसके बाद आपको इस तरह के नोटिस आ रहे हैं, जिस कंपनी की एक नेटवर्थ ही नहीं है, जिस कंपनी के 55,000 करोड़ की नेटवर्थ नहीं है, 50,000 करोड़ की नेटवर्थ नहीं है, 20,000 करोड़ की नेटवर्थ नहीं है, उस कंपनी को आप उतने बड़े टैक्सेस के नोटिस दे रहे हैं। या तो सरकार इसे कानून अमेंड करके कह दे भाई ये प्रोहिबिटेड आप नहीं करेंगे, तो खत्म है।
अब इकोनॉमी के लिए, पॉलिसी को अपने बढ़ाने के लिए, एक्टिविटी बढ़ाने के लिए विश्व में सारी जगह होती हैं, कैसीनो चलते हैं और चलते हैं, अब लिबरल माइंड भी रखना चाहते हैं। लेकिन इस तरह का अगर 28% टैक्स लगाएंगे और वो भी टोटल बेटिंग वैल्यू पर लगाएंगे तो वर्चुअल इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। ड्रीम 11 का मसला अब कोर्ट में है। इसमें वैसे कई कानूनी पेंच भी हैं, लेकिन पैसा तो देना पड़ेगा। एक्सपर्ट तो यही कह रहे हैं कि अच्छा, एक बात ये भी है कि देश में जीएसटी कितना चोरी होता है। पिछले 3 सालों का आंकड़ा हमने खंगाला, चौंकाने वाले फैक्ट्स पता लगे उसमें। 2020 से 2023 मई तक 2,68,000 करोड़ रुपए का जीएसटी चोरी हुआ। 2020 से 2023 के बीच जीएसटी चोरी के 43,516 केस आए। जीएसटी चोरी करने के मामले में 1,020 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। इन सालों में 76,333 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली भी की गई। टैक्स चोरी किसकी गलती से होता है? इसे रोकने के लिए क्या होना चाहिए? भाई, टैक्स चोरी हो गया, इसे रोकना भी है, इसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट बनते हैं। सरकार को क्या करना चाहिए इसके लिए? इसका भी कोई पैमाना तो तय होगा। गलती तो दोनों तरफ की थोड़ी बहुत है, क्योंकि ऐप्स को भी ये जो अनक्लैरिटी है या वेगनेस है उसका फ़ायदा उठाने का मौका मिल रहा है। पर खामियाजा एक्चुअली टैक्स पेयर को देना पड़ रहा है। हम गरीबों के लिए जो स्कीमें चला सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीमें जो चलाते हैं, उनको फिर पैसा मिलने में दिक्कत आती है। तो बेशक कि हम उम्मीद लगा सकते हैं कि ये 40,000 करोड़ शायद कभी सरकार के पास आ जाए, पर जिस तरीके से ये पूरा प्रोसेस किया गया है, उन्होंने बहुत मजबूत कर दिया है कंपनियों को कि वो इस टैक्स से बच पाएं। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। यूपीए सरकार ने वोडाफोन पर भी ऐसे ही रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया था, लेकिन केस का कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के हक में फैसला सुनाया और सरकार को उल्टा कंपनी को करीब 8,000 करोड़ रुपए का टैक्स लौटाना पड़ गया था। एक्सपर्ट का कहना है कि अब भी होगा यही, या ऐसा हो सकता है। ना कंपनी 55,000 करोड़ रुपए का टैक्स देगी और ना ही सरकार कुछ ले पाएगी। होगा ये कि केस चलेगा और बड़े वकील काफी मोटी फीस लेंगे। 5 महीने हो रहे हैं, लगभग पूरा होने वाला है। मणिपुर में ना तो शांति बहाल हो रही है और ना ही आम जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। एक बार फिर हिंसा शुरू हो गई है। इस बार 2 वीडियो इसकी वजह बने हैं। इंटरनेट फिर बंद कर दिया गया है। लोग अभी भी डरे सहमे हुए हैं। दिल्ली में जो वादे किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, जमीन पर समाधान की उम्मीद कम ही दिखलाई पड़ती है। सवाल उठने लाजमी है, लेकिन मणिपुर पूछ क्या रहा है? मणिपुर पूछ रहा है आखिर ये सब रुकेगा कब? आगजनी, गोलीबारी, हिंसक झड़पें, सड़क पर विरोध के अंगारे, खौफनाक मंजर मणिपुर का है, जो 4 महीनों से हिंसा की आग में ऐसे ही जल रहा है। मणिपुर में लगी नफरत की आग में घी इन तस्वीरों ने डाला। 26 सितंबर मंगलवार के रोज सोशल मीडिया पर 2 स्टूडेंट्स की हत्या का वीडियो वायरल हुआ, जो 6 जुलाई से लापता थे। वीडियो सामने आया और मणिपुर फिर जल उठा। विरोध के शोले सबसे पहले इम्फाल में धधके। सेंगजई की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई, फिर गाड़ियां फूंकी गई, फिर खून बहा। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, गोली तक चलानी पड़ी। पिछले कई महीनों से मणिपुर लगातार अशांत क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन अब राज्य सरकार ने खुद ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कहा है कि फिलहाल वर्तमान में जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, उसके अनुसार इस समय सही समय नहीं है उसे अशांत क्षेत्र है या नहीं इसका फैसला करने का। लेकिन लगातार आ रहे वीडियोज अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार मणिपुर की सरकार लगातार असफल क्यों हो रही है? क्या है जो अभी तक मणिपुर में शांति बहाल नहीं हो पा रही है? इन सारे सवालों के जवाब मिलना अभी भी बाकी है। गुस्से और विरोध का झंडा तो मणिपुर के स्टूडेंट्स ने भी उठाया। सड़कों पर सरकार के खिलाफ छात्र छात्राओं ने प्रोटेस्ट किया। इंसाफ और शांति की मांग की गई, जिसके लिए स्टूडेंट्स
पुलिस तक से भिड़ गए। हालात बिगड़े तो मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में AFSPA लागू रखने का फैसला किया गया, जबकि 19 थाना क्षेत्रों को AFSPA से अलग रखा गया है। इनमें इम्फाल, लेफेल, सिटी, सिंगजेमई, सेकमई, लामसांग, पतसोई, बांगोई, पोरमपट, हेंगेंग, लामलाई, इरिलबुंग, लेमखोंग, थोम्बुल, बिष्णुपुर, नाम्बोल, मोइरोंग, काकचिंग और जिरबिम शामिल है। मणिपुर में हिंसा भड़की तो सियासत भी चमकी। कांग्रेस ने मणिपुर को मुद्दा बनाकर विरोध की मिसाइल फिर मोदी सरकार पर दागी। 5 महीनों में इन दोनों से कुछ नहीं सुधरा है, पर प्रधानमंत्री आज भी इस पर चुप क्यों हैं? क्यों उन्होंने अपनी पीठ दिखाई हुई है मणिपुर को? ये बात समझ नहीं आती। आज उनको मणिपुर जाना चाहिए। जो प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूमते हैं, 2 बच्चों को जिस प्रकार से मारा गया, उसको लेकर आज सबके दिल में आज बहुत दुख हम सब महसूस कर रहे हैं। सवाल मणिपुर के हालात पर उठा तो जवाब सरकार की तरफ से भी आया। 2-3 महीना तो थोड़ा चल रहा था फायरिंग वगैरह छोटा, लेकिन 1-1.5 महीने से अभी दोनों साइड से फायरिंग वगैरह बंद है और पीस रेस्टोर हो रहा है। अभी शांति आ रहा है। सियासत अपनी जगह और मणिपुर का दर्द अपनी जगह। हिंसा फिर भड़की तो इंटरनेट बंद कर दिया गया। 27 से 29 सितंबर तक स्कूल और सरकारी दफ्तरों पर फिर ताला रहेगा। मणिपुर में सरकार हर बार एक वीडियो आने के बाद इंटरनेट बंद कर देती है। सवाल ये उठता है कि कोई तो है जो इसके पीछे साजिश रच रहा है। अब इस पूरे मामले की जांच CBI के हवाले कर दी गई है, लेकिन फिर भी ये पता नहीं लग पा रहा है कि आखिरकार कौन है जो इन सारी घटनाओं के पीछे है। पर एक सवाल तो ये भी है ना कि अगर राज्य सरकार बार बार विफल हो रही है तो ठिकरा भी राज्य सरकार के ऊपर ही फूटेगा। 4 महीनों की हिंसा मणिपुर में 175 लोगों की जान ले चुकी है। 65,000 से ज्यादा लोग अपना घर-बार छोड़कर जा चुके हैं। सवाल यही है कि मणिपुर के जख्म भरेंगे कैसे और कब सूबे में अमन लौटेगा। चलिए मणिपुर से चुनावी राज्यों की तरफ चलते हैं। देश के 5 राज्यों में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। बहुत जल्द तारीखों का ऐलान भी हो ही जाएगा। इनमें से एक मध्य प्रदेश भी है, जहां बीजेपी की साख दांव पर है। विधानसभा चुनाव तो है ही, फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी गफलत में कोई कार्रवाई नहीं चाहती। अभी जो लोकसभा का चुनाव जीते हुए हैं, जो अभी तक मोदी कैबिनेट में मंत्री पद पर थे, अब उन कद्दावर चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है। एक तरह से देखें तो ये उन नेताओं का डिमोशन लगता है, पर दूसरी तरफ पार्टी की मजबूरी है कि कोई भी सियासी दांव खाली ना चला जाए। मध्य प्रदेश सिर्फ भाजपा के विचार का ही नहीं, बल्कि विकास के विजन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए आज जब देश अमृतकाल की नई विकास यात्रा पर निकला है, तब मध्य प्रदेश की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। चढ़ता हुआ चुनावी टेम्परेचर, इस साल विधानसभा और फिर अगले साल लोकसभा। पिछले चुनाव में बीजेपी चुनाव हारी थी और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के लोग कांग्रेस की कमलनाथ सरकार छोड़कर शामिल हुए और शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी पर थे। कमलनाथ का समय छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी करीब 20 सालों से सत्ता में है। इस बार स्टेक्स हाई हैं। तुरुप के इक्कों की तरह पार्टी ने कई हैवीवेट कैंडिडेट्स को मैदान में उतार दिया, लेकिन लगता नहीं कि बीजेपी के दिग्गज नेता चुनावी लड़ाई में उतरना चाहते थे। ये बात खुद बीजेपी के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कह दी, जिनको पार्टी ने इंदौर 1 से प्रत्याशी बनाया है। मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है।
5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूँ, सच कह रहा हूँ मैं। मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर से 6 बार विधानसभा चुनाव लड़ा। 2014 में विजयवर्गीय का एमपी से नेशनल पॉलिटिक्स में ट्रांसफर हो गया। हरियाणा के प्रभारी बनाए गए। नतीजा ये हुआ कि हरियाणा में बीजेपी ने 4 से 47 सीटों का आंकड़ा छुआ। फिर उन्हें पश्चिम बंगाल भेजा गया। 2019 लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से बीजेपी 18 सीट पर पहुंच गई। अब कैलाश विजयवर्गीय फिर से इंदौर भेजे गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिसने 6 चुनाव जीते उसे 7वें चुनाव से परहेज क्यों? दूसरी तरफ बीजेपी विजयवर्गीय के बयान को मजाक में कही गई बात बता रही है। कैलाश जी ने ये नहीं कहा। कैलाश जी ने कहा कि मैं तो काम में लगा था, मेरे मन के था कि ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनानी है और सरकार बनाने के लिए दिन रात एक करना है, उन्होंने ये कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। चाहने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने जैसा कहा कि हम सब के अंदर पार्टी का भाव है। दूसरा, मैंने आपका वो उनका वर्जन वो सुना है, वो व्यंग हास प्रयास को आप वर्जन में मत लो, और हम सब कार्यकर्ता हैं। लेकिन बीजेपी जिस बयान को विजयवर्गीय का मजाक बता रही है, उसमें बेटे के सियासी करियर को लेकर एक पिता की टेंशन छिपी है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय इंदौर 3 विधानसभा सीट से विधायक हैं। बीजेपी ने पिता को इंदौर 1 विधानसभा से टिकट दे दिया, तो अब बेटे का टिकट कटना तय है। इसीलिए विजयवर्गीय के जिस बयान को बीजेपी मजाक बता रही है, उस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने अंदाज में चुटकी ली। गए थे बेटे की बारात लेकर, खुद दूल्हा बनकर आए। अब दूसरे डर रहे हैं कि बेटे की शादी करे या उसे कुंवारा ही रहने दे। बीजेपी ने सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय को ही नहीं, बल्कि और कई दिग्गजों को भी दिल्ली से भोपाल रवाना कर दिया। इनमें 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल समेत 7 सांसदों के नाम शामिल हैं, जिन्हें एमपी में खुद ही विधानसभा सीट जीतने, अपने क्षेत्र की विधानसभा सीट जितवाने और एमपी में बीजेपी की साख बचाने की त्रिकोणीय चुनौती मिल गई है। राजनीति में कई तरह के पसोपेश होते हैं, कई तरह की परेशानियां होती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भी प्याज को लेकर एक नई परेशानी चल रही है और सरकार से तनातनी भी बढ़ती जा रही है। व्यापारी हड़ताल पर हैं और 8 दिन से एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी बंद है। सरकारी कोशिशें चल रही हैं पर समाधान नहीं निकल रहा। सवाल है, अगर हाल यही रहा तो कहीं त्योहार के सीजन में आपके घर आने वाला प्याज आपको रुला तो नहीं देगा? प्याज के दाम कहीं बढ़ तो नहीं जाएंगे? महाराष्ट्र का नासिक एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है, पर ये 8 दिनों से बंद है और यहाँ होने वाले सौदे और नीलामी भी। व्यापारी हड़ताल पर हैं, लेकिन क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इमीडिएटली 40% ड्यूटी लगाई और जो नाफेड का बफर स्टॉक है वो देशवर के मंडियों में जो जहाँ व्यापारियों का माल जाता है वही जाके गवर्नमेंट 10-10 रुपये कम भाव में माल बेचना, इसी रीजन से हम उनके सामने प्याज का कारोबार कर नहीं सकते, इसलिए हमारा कामकाज हमने रोक दिया है। केंद्र सरकार प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रही है। इसकी सबसे बड़ी कीमत महाराष्ट्र के प्याज किसान को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि स्टोर किया गया प्याज अब खराब होने लगा है। इसी संकट का समाधान निकालने के लिए एक बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और कृषि मंत्री शामिल हुए। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी आए। प्याज कारोबारियों और उत्पादकों की तरफ से 3 बड़ी मांगे रखी गई, जिसमें प्रमुख मांग थी प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 0 की जाए, कीमत 6000 प्रति क्विंटल होने पर बफर स्टॉक पर रोक लगे, नेफ्ट और एनसीसीएफ को सस्ती प्याज बेचने से रोका जाए, नेफ्ट और एनसीसीएफ सीधे मंडियों से किसानों से प्याज खरीदे। प्याज कारोबारियों का आरोप है कि ना तो उनकी कोई मांग मानी गई, ना ही कोई आश्वासन दिया गया, बस दिल्ली में अगली बैठक की तारीख बता दी गई।
प्याज के किसानों में बहुत गुस्से का माहौल है। अभी त्योहार के दिन है, फिर भी किसान को अपनी जरूरत के लिए अपना भंडारण स्टोरेज का जो प्याज बेचना है, तो मंडियां बंद होने के कारण किसान ना प्याज बेच रहा है और भंडारण में स्टोरेज में प्याज सड़ भी रहा है, और दाम भी जो है प्याज के वो न अच्छे मिलने के कारण किसान का भारी नुकसान हो रहा है। प्याज किसानों को फिलहाल सरकार से कुछ नहीं मिला, लेकिन विपक्ष का साथ जरूर मिल रहा है। शरद पवार कह रहे हैं कि प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी किसानों से अन्याय है और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार पर सीधा हमला कर दिया। केंद्र सरकार ने कांदा विधेयकाला 40% एक्साइज ड्यूटी लावली, त्याचा परिणाम कांदा उत्पादक शेतकरी, कांदा व्यावसायिक यांच्यावर विपरीत परिणाम झालेला आहे। भाजपा प्रणीत राज्य की एडे की सरकार और केंद्र की भाजपा की सरकार ये किसान विरोधी है। ये कांग्रेस कई बार बोल चुकी है। जब किसान की फसल निकलती है तो उसको दाम ना मिले, उसके फसल को दाम ना मिले, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। बीजेपी किसान को आर्थिक मजबूत होने नहीं देना चाहती है। महाराष्ट्र के किसान और सरकार प्याज पर आमने सामने है, लेकिन सब्जी मंडियों में प्याज की कीमतें स्थिर हैं। अब भी मंडियों में 30 से 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा है। प्याज का मॉडल रेट 1900 रुपए प्रति क्विंटल तक है। सबसे कम कीमत संभाजी नगर में 300 रुपए प्रति क्विंटल तक है और मुंबई की मंडी में सबसे ज्यादा 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक प्याज की कीमत है। यानी बाजार में प्याज की आमद भी दुरुस्त है और खुदरा बाजार की कीमतों से आम आदमी भी बेफिक्र है। सिर्फ प्याज किसान और कारोबारी ही फिक्रमंद हैं कि कैसे जल्द से जल्द सरकार उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकालने का रास्ता तलाशे। अब आते हैं आपके कमेंट्स पर। कल कनाडा, यूपी में फर्जी शादी और मुंबई में जगह जगह पर लगे पोस्टर्स की खबरें हमने आपको दिखाई थी। इन पर आपके जो मैसेज आए हैं फटाफट उनको देख लेते हैं। चलिए दिखाइए जी, ये क्या मनिंदर सिंह क्या लिखते हैं, ये जो कनाडा वाली खबर हमने दिखाई थी। नाजी सैनिकों को संसद में बुलाकर गलती पर ट्रूडो ने माफ़ी मांग ली, जो कि साहस की बात है, परंतु हमारे देश में पहले गलती की जाती है, फिर उसे जायज़ ठहराने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मणिपुर और विदुरी कांड इसके प्रमुख उदाहरण है। जय हिंद। मनिंदर जी के अपने विचार हैं, लिख रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं, ये रामानुज जी लिखते हैं, क्या है, Do you think that the Hindu diaspora is fearful of dreaded consequences due to increased level of diplomatic tension pulling in different directions? नहीं जाएंगी। चलिए, इस तरह के कई कमेंट्स आए हैं, लेकिन आज समय की कमी है इसलिए हम ज़्यादा नहीं दिखा पा रहे हैं। आज का पब्लिक इंटरेस्ट कैसा लगा, आपने फीडबैक देते रहना है। और मेरे बाद अब अखिलेश आनंद के साथ जरूर देखिएगा खालिस्तानी नेटवर्क पर स्पेशल शो। मुझे अब दीजिए इजाजत। पब्लिक इंटरेस्ट में कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए शुभ रात्रि।